हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल डिजिटल टेक के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। डेटाबेस सिस्टम सीरीज के अंदर पार्ट 26 को आज हम पढ़ेंगे और इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि सिलेक्ट कमांड क्या होती है और इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हम डीएमएल के अंदर इंसर्ट करना सीख चुके हैं, अपडेट करना सीख चुके हैं, डिलीट करना सीख चुके हैं। आज हम सिलेक्ट कमांड को देखेंगे। तो व्यूअर्स, सिलेक्ट कमांड जो है ये थोड़ी सी डिस्प्यूटेड कमांड है, क्योंकि बाज़ लोग इस सिलेक्ट कमांड को डीएमएल के अंदर कंसीडर करते हैं कि ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का ही एक हिस्सा है। लेकिन बाज़ लोग इसको डीक्यूएल के अंदर कंसीडर करते हैं, वो एक अलग कैटेगरी बनाते हैं डाटा क्यूरी लैंग्वेज की। और वो कहते हैं क्योंकि सिलेक्ट कमांड ने मैनिपुलेशन तो करनी कोई नहीं होती, डाटाबेस को मैनिपुलेट नहीं करना होता, सिर्फ डाटा को फेच करके लाना होता है रीड ओनली फॉर्मेट के अंदर। तो इस वजह से ये क्यूरी लैंग्वेज है, इसको डीक्यूएल के अंदर रखना चाहिए। बहरहाल जो भी इसका मकसद, जो भी जिस कैटेगरी के अंदर भी इसको रखें, इसका मकसद एक ही है कि डाटा को रिट्रीव करके लाना, डाटा को फेच करके लाना, डाटा को डाटाबेस से रीड करके लाना। तो आज के जो टॉपिक्स हैं, एक ये है कि रोज में से जो कॉलम्स होते हैं ना, वो सारे के सारे कॉलम्स और सारी की सारी रोज किस तरह से सिलेक्ट करके लानी है। फिर हम देखेंगे कि सारी रोज और चंद कॉलम्स को किस तरह लेके आना है, यानी कॉलम्स को किस तरह से फिल्टर करना है। फिर हम ये देखेंगे कि अगर रोज को भी फिल्टर करना हो तो रोज के ऊपर किस तरह से फिल्टर अप्लाई करते हैं। और अगर टॉप एन जो मॉडिफायर है उसको इस्तेमाल करके हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज को सिलेक्ट करके लाना चाहें तो वो किस तरह से लेकर आते हैं। एक टेबल का डाटा दूसरे टेबल में ट्रांसफर कैसे करते हैं। और उसके बाद अगर आपने सॉर्टिंग करनी हो ऑर्डर बाय क्लास के थ्रू तो वो किस तरह से करते हैं। ये चीजें आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये कि सिलेक्ट कमांड का पर्पस क्या है। द फंडामेंटल पर्पस ऑफ सिलेक्ट कमांड इज टू रीड और रिट्रीव डाटा फ्रॉम डाटाबेस। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि इसमें डाटा को रीड करके लाना होता है। इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड इन ऑल एसक्यूएल। इंपॉर्टेंटली, सिलेक्ट इज स्ट्रिक्टली अ रीड ओनली ऑपरेशन। रीड ओनली ऑपरेशन का मतलब ये है इट कैन नॉट मॉडिफाई द डाटा इन द डाटाबेस और कैन नॉट मैनिपुलेट डाटा in the database. It never changes, adds or deletes any data in your tables. It only asks the database to gather specific information and present it to you. तो क्या करना है, कैसे लगाते हैं इस क्यूरी को। आप सिलेक्ट कीवर्ड लिखते हैं, आगे जो कॉलम्स आपने सिलेक्ट करने होते हैं वो यहाँ पे लेकर आते हैं। अगर सारे के सारे कॉलम्स लेके आना चाहें तो सिलेक्ट स्टैरिक लगाते हैं। स्टैरिक का मतलब होता है कि सारे के सारे कॉलम सिलेक्ट कर लो। अगर नेम सिटी लिखा है तो सिर्फ ये दो कॉलम सिलेक्ट होंगे। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से वेयर स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव, जहाँ पे स्टेटस एक्टिव है। ये स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव के जरिए ना आप रोज को फिल्टर कर रहे हैं और यहाँ पे आप कॉलम्स को फिल्टर कर रहे हैं कि ये दो कॉलम जो है ना वो लेके आना चाहते हैं, सारे कॉलम नहीं लाना चाहते। तो यहाँ पे आप कहते हैं वो रोज लेके आनी है जहाँ पे स्टेटस एक्टिव होगा। तो वेयर क्लास के थ्रू रोज को फिल्टर करते हैं और यहाँ पे आप कॉमा सेपरेटेड कॉलम्स के नाम लिखते हैं तो वो कॉलम्स फिल्टर होकर आ जाते हैं। उसके बाद ये है कि डिस्टिंक्ट मॉडिफायर। इसके अंदर सिलेक्ट कमांड के अंदर दो मॉडिफायर भी यूज होते हैं, एक है डिस्टिंक्ट और दूसरा है टॉप एन। तो डिस्टिंक्ट मॉडिफायर क्या होता है। डिस्टिंक्ट मॉडिफायर कीवर्ड, द डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज एन इनक्रेडिबल यूजफुल टूल इन एसक्यूएल. Its entire job is to remove duplicate rows from your query results, ensuring you only see unique values. Here is how to use it along with a few important rules to keep it in mind. If you place distinct immediately after the select keyword, SQL Server will look at the column you specified and filter out all the repeats. For example, if you want to know all the unique cities where your employees live, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट के बाद डिस्टिंक्ट कीवर्ड को लगाएंगे। अगर डिस्टिंक्ट लगाना चाहते हैं यानी कि सिटीज जो है ना वो अगर वो क्या फिल्टर करना चाहते हैं कि कहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज रहते हैं, कौन कौन से सिटी में हमारे एम्प्लॉय रहते हैं। तो अगर लेट्स सपोज यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर एम्प्लॉयज रहते हैं तो न्यूयॉर्क को 5 मरतबा लिखने का तो कोई फायदा नहीं है। जस्ट न्यूयॉर्क लिख दें, आप लंदन लिख दें, आप टोक्यो लिख दें। तो इस तरह से आप जो है ना वो सिर्फ सिटीज को एक एक मरतबा ही नाम लिखना चाहते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना चाहते हैं तो डिस्टिंक्ट मॉडिफायर को यूज करेंगे। ये कीवर्ड है जो कि आपकी रोज को फिल्टर करके ले आता है। इस तरह से फिल्टर करता है कि जो रो एक मरतबा आ गई है, यानी कि जो सिटी एक मरतबा आ गया है वो दोबारा किसी रो के अंदर वो सिटी आएगा तो उस रो को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। एक मरतबा सिटी आ गया है एक रिकॉर्ड के अंदर तो दोबारा कोई रिकॉर्ड ऐसा सिलेक्ट नहीं किया जाएगा जिसके अंदर वही सेम सिटी हो। तो डिस्टिंक्ट जो आपका मॉडिफायर है इसके जरिए आप मॉडिफाई कर लेते हैं अपने रिजल्ट को। तो दूसरा जो मॉडिफायर है वो है टॉप एंड मॉडिफायर। टॉप एंड मॉडिफायर इज हाईली स्पेसिफिक एसक्यूएल फीचर. Other databases use a limit at the end of the query.
ये सिर्फ और सिर्फ TSQL के अंदर होता है, यानी कि SQL सर्वर के अंदर आप टॉप एंड को यूज कर सकते हैं। बाकी जो डेटाबेसेस हैं वो क्यूरी लिखने के बाद आप लिखते हैं लिमिट 20 के 20 रिकॉर्ड्स उसमें से वो लेके आने हैं। लेकिन यहाँ पे आप सिलेक्ट क्यूरी लगाते हुए ही बता देते हैं कि सिलेक्ट टॉप 20 के उसमें से 20 जो टॉप वाले रिकॉर्ड्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से टॉप इज हाईली स्पेसिफिक SQL फीचर, TSQL का ये फीचर है, ट्रांजैक्ट SQL का फीचर है, यानी कि ये टॉप मॉडिफायर जो है वो SQL सर्वर के अंदर ही काम करता है। दूसरे डेटाबेसेस के अंदर अगर आपने यही काम करना हो तो लिमिट का कीवर्ड यूज करते हैं। इट रिस्ट्रिक्ट्स द फाइनल आउटपुट टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज। It is almost always used in combination with order by class, so you can predict which rows you are getting. तो यहाँ पे टॉप एंड जो है ना ये किस तरह से अप्लाई किया जाता है, सिलेक्ट के फौरन बाद आप टॉप को लिखते हैं, सिलेक्ट टॉप 5 नेम, कि टॉप 5 जो है नेम और सैलरीज लेके आनी है, यानी कि 5 रोज लेके आनी है और 5 रोज के कॉलम कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं, एक नेम और दूसरा सैलरी। फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, कि आपने सैलरी के लिहाज से सैलरी को डिसेंडिंग लिहाज से सॉर्टिंग करना है, सैलरी के लिहाज से सॉर्टिंग करना है सारे कार्ड्स को। जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी वो पहले पे आएगा, उससे कम वाला सैलरी लेने वाला दूसरे पे आएगा, उससे कम सैलरी लेने वाला बंदा तीसरे नंबर पे आएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से आपने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्टिंग करनी है। फिर उसमें से रिकॉर्ड चूज करने हैं, जो टॉप वाले 5 है ना उनके नाम और सैलरी आपने प्रेजेंट करनी है। तो यहाँ पे तो बता दिए टॉप 5। अगर आप परसेंटेज के अंदर देना चाहें तो भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है टॉप 10% नेम एंड हायर डेट, जितने भी लोग हैं उनके 10%। फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों का डाटा था तो आप 10% करेंगे तो 10 लोग आ जाएंगे। 50 लोगों का डाटा था, 10% करेंगे तो 5 लोग आ जाएंगे, और 5 लोगों के नाम और हायर डेट लेके आनी है। फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑर्डर बाई हायर डेट असेंडिंग, हायर डेट के लिहाज से इसको ऑर्डर बाय करना है, यानी कि सॉर्टिंग करनी है। अब ये जो ऑर्डर बाय क्लास होती है ना, इसके आगे ये असेंडिंग जो आपने लगाया है, असेंडिंग लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही होती है। अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी हो तो फिर डिसेंडिंग लगाना जरूरी है, असेंडिंग लगाना जरूरी नहीं है। एनीवे आप सिलेक्ट में टॉप 5 को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि विद टाइज, टॉप 5 विद टाइज, कि आपने टॉप 5 को सिलेक्ट किया ना, अगर आप कहते हैं कि जिसकी सैलरी जो है ना वो सबसे ज्यादा है, आपने सैलरी के लिए ऐसे सॉर्टिंग की और कहा कि जो सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले टॉप 5 लोग हैं ना वो लेके आओ। अब हो सकता है कि जो 5वां बंदा था उस लिस्ट के अंदर उसकी और छठे बंदे की सैलरी सेम होती। अगर आप जस्ट लगाते सिलेक्ट टॉप 5 तो सिर्फ 5 बंदों को ही सिलेक्ट करके लाता, लेकिन जब आपने लिखा है विद टाइज तो अब ये 5 की बजाय 6 के 6 को सिलेक्ट करके ले आएगा। 6 बंदों को क्यों सिलेक्ट करके ले आएगा, क्योंकि 5वें और छठे की सैलरी सेम थी। तो इस तरह से अगर आप जो है ना वो विद टाइज लगा देंगे तो जो आखिर वाला रिकॉर्ड होगा उसके साथ अगर दूसरे रिकॉर्ड भी मैच कर रहे हैं तो वो सारे रिकॉर्ड भी सिलेक्ट होके आ जाएंगे। तो ये डिस्टिंक्ट मॉडिफायर और टॉप मॉडिफायर की हद तक हम इसको जरा जाकर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ एसक्यूएल सर्वर के अंदर। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो मेरे पास ओपन हो गया है, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। ये कनेक्ट होके आएगा तो यहाँ पे मेरे सारे के सारे डेटाबेसेस नजर आना शुरू हो जाएंगे। इनमें ये डेमो डीबी डेटाबेस है जिसके अंदर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस डेमो डीबी के अंदर टेबल्स होते हैं, तो हम देख लेते हैं क्या इसके अंदर कोई टेबल मौजूद है या नहीं है। तो कोई भी यूजर डिफाइंड टेबल मौजूद नहीं है, तो हमने टेबल को क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए मैं क्यूरी यहाँ पे लिखूंगा। तो टेबल क्रिएट करने की क्यूरी मैंने लिख के रखी हुई है, उसी क्यूरी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये वही क्यूरी है जो हम पिछले लेक्चर्स के अंदर भी एग्जीक्यूट करके टेबल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं। यानी कि एक टेबल क्रिएट करते हैं, आईडी, नेम, सिटी, जेंडर, डेट ऑफ हायरिंग, प्रमोशन स्टेटस और सैलरी, और उसके अंदर ये वैल्यूज हम इंसर्ट कर देते हैं। और फिर हम सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम एम्प्लॉइज, सारे के सारे एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करके लाते हैं और डिस्प्ले करते हैं रिकॉर्ड को। तो यहाँ से मैं डाटाबेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, डेमो डीबी है, और उसके अंदर मैं ये क्यूरी एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। ये मैंने क्यूरी एग्जीक्यूट की तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुए और 10 के 10 रिकॉर्ड फैच होकर नजर आना शुरू हो गए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्यूरी लगाई थी सिलेक्ट स्टैटिक, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज, वेयर की क्लास नहीं लगाई, तो इट मींस कि आई वांट टू रिट्रीव ऑल द रोज। और यहाँ पे मैंने कॉलम्स के नाम नहीं लिखे, स्टैटिक लगा दिया, इट मींस आई वांट टू रीड द डाटा फ्रॉम ऑल कॉलम्स, तो इस वजह से यहाँ पे स्टैटिक लगाए।
अगर आप कहते हैं नहीं मुझे तो सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए और सिटी चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सिर्फ नेम और सिटी आ जाएंगे। ठीक है। अगर आप रोज को फिल्टर करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैनचेस्टर वाले लोग चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर सिटी इज इक्वल टू मैनचेस्टर। इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो अब आप देखते हैं कि मैनचेस्टर से दो लोग थे, उनके नाम और सिटी आपने सेलेक्ट किए थे, ये दोनों चीजें यहाँ पे सिलेक्ट होकर आ गई हैं। अगर आप स्टैटिक करेंगे तो ये सारे के सारे कॉलम्स जो है ना वो सिलेक्ट होकर आ जाएंगे जहाँ पे सिटी जो है मैनचेस्टर है। तो ये दो ही रिकॉर्ड थे जहाँ पे सिटी मैनचेस्टर है, तो ये दोनों रिकॉर्ड्स आपके सामने नजर आने शुरू हो गए। तो इस तरह से हम रोज को और कॉलम्स को फिल्टर करते हैं। अगर यहाँ पे मैनचेस्टर की बजाय आप लगाते हैं वेयर सिटी इज इक्वल टू लंदन और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो लंदन सिटी से ये एलिस हैं तो इनका रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है। या आप ये कह देते हैं वेयर में जेंडर इज इक्वल टू मेल, तो सारे मेल जो एम्प्लॉइज हैं उनका रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे मेल एम्प्लॉइज हैं, इसका मतलब 6 मेल एम्प्लॉइज थे और 4 फीमेल एम्प्लॉइज थी। तो बहरहाल इस तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं। अब देखिए ये भी मैनचेस्टर का है, ये भी मैनचेस्टर का है। तो अगर आप कहते हैं कि मैं तो एक सिटी से एक ही एम्प्लॉय जो है वो देखना चाहता हूं, तो आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगा देंगे। डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो होता है ये डुप्लीकेट रोज को रिमूव करता है, तो आपने डिस्टिंक्ट सिटी के लिहाज से आप कर लें, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल। तो आप जेंडर मेल को तो अभी ये फिल्टर हटा देते हैं, फीमेल या मेल में से जितने भी जो सिटीज है वो लेके आओ। तो ये देखिए 7 सिटीज हैं, यानी कि 3 सिटीज रिपीट हुए थे, 10 रिकॉर्ड थे ना टोटल, तो 3 यही सिटीज जो है वो 3 मजीद रिकॉर्ड्स के साथ भी हुए थे, लेकिन उसने ये यूनिक सिटीज लेके आया कि ऑक्सफोर्ड है, शिकागो है, ड्यूसबरी है, लंदन है, मैनचेस्टर है, मियामी है और न्यूयॉर्क है। ये वो सिटीज हैं जहां से हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं। तो ये जो है ना ये इस तरह से आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज करके, डिस्टिंक्ट मॉडिफायर को यूज करके आप ये रिकॉर्ड जो है ना वो यूनिक रिकॉर्ड उठा सकते हैं। हाँ अलबत्ता अगर आप कहेंगे डिस्टिंक्ट स्टैटिक और इसको आपने सिटी को खत्म कर देते हैं, डिस्टिंक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, इस क्यूरी को अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो 10 के 10 रिकॉर्ड आ गए हैं, क्योंकि डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि ये सारे की सारी वैल्यू सेम हो। तो सारी वैल्यूज तो सेम नहीं है, यहाँ पे अगर मैनचेस्टर है तो यहाँ पे डेविड है साथ, यहाँ पे मैनचेस्टर में बॉब है साथ। ठीक है। ये शिकागो आ रहा है तो जॉन है, शिकागो में एमिली है, शिकागो में मैरी है। तो इस वजह से यहाँ पे सिटीज जो है ना सिर्फ और सिर्फ सिटीज के लिहाज से देखते तो फिर तो वो यूनिक रोज को ले आता, लेकिन यहाँ पे वो सारे की सारी चीजें जो है ना वो अगर मैच करेंगी एक दूसरे के साथ तो फिर वो एक ही मतलब रिकॉर्ड आएगा। लेकिन ये चूंकि इनमें कोई ना कोई चीज तो डिफरेंट है, कहीं पे नाम डिफरेंट है, कहीं पे जेंडर डिफरेंट है, डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है, तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो डिफरेंस है ही। तो इस वजह से ये सारे के सारे रिकॉर्ड आएंगे, क्योंकि ये सारे का सारा एक रिकॉर्ड किसी भी दूसरे सारे के सारे रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं करता, तो इस वजह से ये 10 के 10 रिकॉर्ड सिलेक्ट होके आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी टॉप एन, यानी कि डिस्टिंक्ट की बजाय आप टॉप एन भी लगा सकते हैं। टॉप एन कैसे लगा सकते हैं, आप यहाँ पे लगाएं, डिस्टिंक्ट को हटाएं और लिखें टॉप 5, ये टॉप 3 लिख दिया आपने। चले टॉप 3 स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज, आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो पहला रिकॉर्ड आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। ये आईडी के लिहाज से जो टॉप 5 थे, टॉप 3 थे, वो रिकॉर्ड सिलेक्ट होकर आपको नजर आना शुरू हो गए। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि टॉप 30%, तो वो भी 10 में से 30% जो है वो 3 ही होता है, तो वो रिकॉर्ड जो है वो 30% करेंगे तो भी 3 रिकॉर्ड सिलेक्ट होकर आपको नजर आएंगे। ठीक है। अगर आप 40% करना चाहते हैं तो 4 रिकॉर्ड आ जाएंगे, अगर आप 60% करना चाहते हैं तो 6 रिकॉर्ड आ जाएंगे। अच्छा टॉप 60% के ऊपर उसने एरर दे दिया है, क्या एरर दे दिया है, यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट नहीं किया था, इसको दोबारा सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें टॉप 60% यानी कि 6 रिकॉर्ड जो है वो आपके सामने नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि हम डिस्ट कीवर्ड को कैसे यूज करते हैं, टॉप 60 को कैसे यूज करते हैं, टॉप 60% यानी टॉप एन और टॉप एन परसेंट को कैसे यूज करते हैं।
अभी जो है ना वो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं जो टॉप 40% एम्प्लॉइज हैं, 40% जो टॉप एम्प्लॉइज है ना जिनकी डेट ऑफ हायरिंग जो है वो यानी कि सीनियर एम्प्लॉइज है जिनकी डेट ऑफ हायरिंग पहले की है, टॉप 40% फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय डेट ऑफ हायरिंग, डेट ऑफ हायरिंग के लिहाज से स्टार्टिंग कर दो। तो अब स्टार्टिंग मैंने आपको बताया ना कि असेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो जरूरी नहीं है ASC लिखना, बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही स्टार्टिंग होती है। ये क्यूरी आपने एग्जीक्यूट करनी है, तो एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें ये 2000 वाले लोग आ गए, 2001 वाले, 2002 वाले आ गए, तो ये 4 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, टॉप 40% आपने कहा था ना, तो यानी कि वो तरतीब उसने लगाई सैलरी के लिहाज से, सॉरी डेट ऑफ हायरिंग के लिहाज से। डेट ऑफ हायरिंग में जो सबसे पुराना एम्प्लॉय था उसको पहले नंबर पे लेके आया, ये 2000 10/6/2000 वाला, 10/6/2000 वाला, 20/6/2001 वाला, 23/6/2002 वाला। तो ये जो एम्प्लॉइज हैं इन एम्प्लॉइज को उसने तरतीब से लगाया, यानी कि सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय को पहले नंबर पे रखा, बेशक उसकी ID 5 थी, फिर 6th ID वाले को रखा, फिर 7 वाले को, फिर 4th वाले को। तो इस तरह से उसने तरतीब लगाई है इनकी डेट ऑफ हायरिंग के लिहाज से, और फिर उसमें से टॉप 40% को ले आया है, यानी कि 10 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे ना डेट ऑफ हायरिंग के लिहाज से तरतीब लगाएंगे तो उनमें से टॉप 40% को लेके आया है। तो 4 रिकॉर्ड आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये भी तो हो सकता है ना, अब अगर आप इनकी सैलरी बढ़ा देते हैं कि ये मोस्ट सीनियर एम्प्लॉइज हैं इनकी सैलरी बढ़ जानी चाहिए, तो अगर आप देखें तो ये जो 4th है ना सारा, इसकी डेट ऑफ हायरिंग है 23/6/2002, तो 23/6/2002 का कोई और एम्प्लॉय तो नहीं है। तो ये देखने के लिए हम इसको ना फिल्टर करके चेक कर लेते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डेट ऑफ हायरिंग इज इक्वल टू 23/6/2002। ये टॉप 40% को हम हटा देते हैं, सारे के सारे वो एम्प्लॉयज ले आओ जिनकी डेट ऑफ हायरिंग ये है। तो इस क्यूरी को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना है। तो ये देखिए 3 एम्प्लॉइज थे, सारा, एमिली और मैरी, लेकिन आपने सारा को तो सिलेक्ट कर लिया, टॉप 40% किया तो सारा सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन एमिली और मैरी सिलेक्ट नहीं हुई थी, हालांकि ये भी उसी डेट को हायर हुई थी। अगर आप वहां पे 40% को सिलेक्ट करते और उनकी सैलरी बढ़ा देते तो यकीनन इन लोगों का एतराज होता है एमिली और मैरी का कि हम भी तो उसी डेट को हायर हुए थे, हम भी तो उतने ही सीनियर हैं जितने के सारा सीनियर है, आपने सारा की सैलरी बढ़ा दी और हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई। तो अगर आप इस तरह से वो क्यूरी एग्जीक्यूट करना चाहें कि जितने लास्ट वाला जो रिकॉर्ड है ना उसके साथ अगर दूसरे रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं, टाई हो रही है वैल्यूज, तो वो वैल्यूज भी उठा के ले आओ। तो वो क्यूरी हम किस तरह से लिखते, हम क्यूरी को वापस कंट्रोल-C करके उधर ही ले जाते हैं जहां पे हमने लिखी थी टॉप 40% फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय डेट ऑफ हायरिंग। अब मैंने यहाँ पे टॉप 40% लगाने के बाद ना आगे ये भी लिख देता हूँ, ये अगर क्यूरी एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको पता है कि 4 रिकॉर्ड्स आएंगे, ठीक है ना, ये सारा लास्ट वाला रिकॉर्ड है। अगर मैं टॉप 40% के साथ जो है ना ये भी लिख देता हूँ विद टाइज, कि अगर टाई हो जाता है तो वो लोग भी लेके आओ। तो ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो अब 6 लोग आ गए, यानी कि सारा सारा की जो डेट ऑफ हायरिंग है, पहले टॉप 4 जो है ना वो 40% इतने ही बनने थे 4, लेकिन 23/6/2002 की हायरिंग इसकी भी है, इसकी भी है डेट ऑफ हायरिंग, तो इस वजह से इन रिकॉर्ड्स को भी सारा के साथ वो लेके आएंगे, ताकि अगर सैलरी बढ़ानी है, सीनियर एम्प्लॉइज को देख रहे हैं तो जितनी सारा सीनियर है उतने ही ये 2 एम्प्लॉइज भी सीनियर है, इनकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने बहरहाल देख लिया कि किस तरह से हम डिस्टिंक्ट मॉडिफायर को यूज करते हैं, किस तरह से टॉप एन मॉडिफायर को यूज करते हैं। टॉप एन के साथ टॉप एन % भी कर सकते हैं, और टॉप एन के साथ आप विद टाइज भी कर सकते हैं कि अगर कहीं पे टाई हो गई है वैल्यूज तो वो सारी की सारी वैल्यूज को उठा के लाना है, कट ऑफ नहीं करना। अगर विद टाइज नहीं लगाएंगे तो टॉप 40% को उठा लेगा, बेशक वो टाई हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है जी, तो इसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्ट इनटू मेथड। आप एक टेबल की वैल्यूज को दूसरे टेबल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ये हम 21 पार्ट जो था उसके अंदर हमने तफसील से पढ़ा था जब हम वैल्यूज को इंसर्ट करना देख रहे थे। तो क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, लास्ट नेम, ये तीनों कॉलम सिलेक्ट करने हैं इनटू CS स्टूडेंट्स। ये CS अंडरस्कोर स्टूडेंट्स एक नया टेबल बनाएंगे, उसके अंदर ये 3 कॉलम्स आएंगे, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के टेबल से ये तीनों कॉलम सिलेक्ट होकर जाएंगे,
वेयर मेजर इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस, जहाँ पे कंप्यूटर साइंस मेजर था वो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे स्टूडेंट के टेबल से, और वो स्टूडेंट सेलेक्ट होके एक नए टेबल के अंदर आप रख देंगे जो कि टेबल है CS_स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर भी डाटा रहेगा और साथ वो डाटा कॉपी होके CS_स्टूडेंट्स के अंदर भी चला जाएगा। ये चीज हम तफसील से देख चुके हैं, लिहाजा हम आज इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कैसे करनी है या पेजिनेशन क्या होती है, ये चीज जो है ना जो हम अभी देख रहे थे ऑर्डर बाय क्लास, वो ऑर्डर बाय क्लास जो है वो सॉर्टिंग के लिए ही इस्तेमाल होती है। यहाँ पे आप देख रहे थे ना ऑर्डर बाय डेट ऑफ फायरिंग, असेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्टिंग हो सकती है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होती है। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो आप इसको ऑर्डर बाय DESC लिख देंगे, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्टिंग हो जाएगी। अगर आप टॉप 40% करते हैं तो जो मोस्ट जूनियर होंगे ना वो आएंगे। 2008 वाला पहले आया, 2006 वाला उसके बाद, 2005 वाला उसके बाद, 2004 वाला उसके बाद, और इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्टिंग हो जाएगी। तो ऑर्डर बाय क्लास जो होती है ना, ऑर्डर बाय क्लास सॉर्टिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है। सॉर्टिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर की जा सकती है। अब आपने ये ऑर्डर बाय कर लिया तो अब आप कहते हैं कि इसमें से जो, ठीक है आपने 70% को ले आए, लेट्स सपोज आप टॉप 40% को आप खत्म कर देते हैं। आप कहते हैं कि सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे कॉलम्स लेके आओ, ऑर्डर बाय डेट ऑफ फायरिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में डेट ऑफ फायरिंग के लिहाज से सॉर्टिंग करो। और अब अगर ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो सारे 10 रिकॉर्ड आएंगे। सबसे सीनियर ये माइकल है, ठीक है, 2000 को आया था ये बंदा इस कंपनी के अंदर। उसके बाद जो है वो ID नंबर 6 है जो कि डेविड है, 2000 में आया था, 2001 में फिर ये बंदा आया था और आखिरी बंदा 2008 में आया था। तो आपने डेट ऑफ फायरिंग के लिहाज से असेंडिंग ऑर्डर में इसकी सॉर्टिंग कर दी है। अब अगर रिकॉर्ड बहुत ज्यादा हो और आप कहते हैं कि पहले 500 को छोड़ के अगले 100 शो करवाओ या पहले 600 को छोड़ के अगले 100 शो करवाओ, इस तरह से आप एक पेज के ऊपर स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को शो करना चाहते हैं, तो नीचे पेजेस बने हों कि आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं तो 100 का रिकॉर्ड जो है वो अगले 100 का रिकॉर्ड आ जाए, फिर नेक्स्ट करें तो अगले 100 का रिकॉर्ड आ जाए। अगर इस तरह का कोई इफेक्ट चाहते हैं आप तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको जो हम पढ़ रहे थे ना कि सॉर्टिंग की जा सकती है, वहां पे हम ये भी पढ़ रहे थे कि ऑफसेट और फेच कीवर्ड को भी यूज किया जा सकता है। ये TSQL के लिए नेटिव है पेजिनेशन का फीचर। पेजिनेशन अगर आप पेजेस के अंदर डाटा को लेके आना चाहते हैं तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक पेज के ऊपर रखना चाहते हैं तो उसके लिए ऑफसेट और फेच जो है ना वो आप यूज करते हैं। ऑफसेट और फेच कीवर्ड्स को कैसे यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे रख लिया, आप कहते हैं कि पहले 3 रिकॉर्ड छोड़ दो, अगले 4 रिकॉर्ड शो करवा दो, तो इस काम के लिए आप लिखेंगे ऑफसेट 3 rows and fetch next 4 rows only। पहली 3 rows को छोड़ दो और अगली 4 रोज लेके आओ। तो ये पहली 3 रोज छोड़ेगा, यानी कि अगली 4 रोज आएंगी तो वो कौन सी होंगी, 4th ID, 4, 9, 10 और 8, ये आईडीज आएंगी 4, 9, 10 और 8। अगर आप इसको चला के देखते हैं क्यूरी को तो आप देखेंगे कि पहली 3 उसने छोड़ दी है और अगली 4 रोज को ले आया है जो कि 4, 9, 10 और 8 थी, क्योंकि हमने इसको डेटा फायरिंग के लिहाज से सॉर्टिंग किया हुआ है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये देख लिया कि किस तरह से सिलेक्ट कमांड को यूज करते हैं। सारे के सारे कॉलम्स और रोज को लेके आना हो तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम लिख देते हैं, वेयर क्लास वगैरह यूज नहीं करते। अगर आपने कॉलम को फिल्टर करना हो तो जिन कॉलम्स की वैल्यूज लेके आना चाहते हैं सिर्फ उन कॉलम्स के नाम दे देते हैं, कॉमा सेपरेटेड, तो वो कॉलम सिलेक्ट होके आ जाते हैं। अगर आपने रोज को फिल्टर करना हो तो वेयर क्लास के जरिए रो को फिल्टर किया जा सकता है। फिर हमने ये देखा कि एक टेबल की वैल्यू दूसरे टेबल के अंदर अगर लेके जानी हो तो किस तरह से लेके जाते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि सिलेक्ट कमांड के साथ हम 2 मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, एक डिस्टिंक्ट मॉडिफायर होता है और दूसरा टॉप एंड मॉडिफायर होता है। तो अगर डिस्टिंक्ट भी करेंगे तो पहले वो ऑटोमेटिकली उसकी सॉर्टिंग करता है। जब आप डिस्टिंक्ट करते हैं ना तो जिस लिहाज से अगर आपने कोई तरतीब नहीं दी तो वो ID के लिहाज से उसकी सॉर्टिंग करके उसमें से वो रिमूव करता है, जो डुप्लीकेट्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है। और टॉप एंड जो है, टॉप एंड इस तरह से करता है कि वो आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं टॉप 4, टॉप 7, टॉप 20 रोज को सिलेक्ट कर लो, या ये भी लिख सकते हैं टॉप 20%, टॉप 70%। तो इस तरह से परसेंट लगा के भी आप टॉप एंड को यूज कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि ऑफसेट और फेच को भी हम यूज कर सकते हैं।
ऑफसेट और फेच को यूज करने का तरीका ये है कि जितनी रोज आप छोड़ना चाहते हैं वो आप दे देते हैं ऑफसेट 3 रोज, और फिर आपने कहा फेच नेक्स्ट 4 रोज ओनली। अगर आप ये नहीं कहते ना कि फेच नेक्स्ट 4 रोज ओनली, सिर्फ ऑफसेट दे देते हैं, तो पहली 3 रोज छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड वो शो करवा देगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं और एग्रीगेट फंक्शंस को हम सिलेक्ट कमांड के साथ किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम उस तरह से हम अपने डाटा को डिस्प्ले कर सकें, यूजर को शो करवा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।